कल हमने रिएक्शन की थी रायमर-टीमान और रायमर-टीमान रिएक्शन में हमने फिनोल की रिएक्शन करवाई थी कार्बन टेट्राक्लोराइड से। थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। आज के नए टॉपिक को लेने से पहले कल के टॉपिक को एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा, फिर इसी के साथ में जोड़कर आज का नया टॉपिक लेते हैं अपन। ये हमारा पास था फिनोल, जिसमें हमने फिनोल की रिएक्शन करवाई थी कार्बन टेट्राक्लोराइड से। साथ में हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, और इन तीनों की रिएक्शन होने पर हमें जो कंपाउंड प्राप्त हुआ था वो कंपाउंड था हमारा सैलिसिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है बेंजीन के साथ में OH और उसके ऑर्थो समूह पर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो है हमारा क्या कहलाता है, सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और बेंजीन होता है। तो ऑर्थो पर हमारे पास इसमें क्या है, ओइक एसिड है, तो इसका नाम भी क्या बन रहा था, हाइड्रोक्सी, और बेंजोइक एसिड इसका नाम बन रहा था। आज फिर हम इसी कंपाउंड को प्राप्त करेंगे, परंतु आज हमारे पास रिएक्शन जो है वो अलग है, जिसका नाम है कोल्बे रिएक्शन। क्या नाम है, कोल्बे रिएक्शन, या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया भी इसको हम कहते हैं, कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। इस रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट तो अपना वो का वही है, परंतु यहां पर रिएक्टेंट जो है यानी कि अभिकारक जो है वो चेंज हो जाएंगे। मेन अभिकारक तो वो का वही रहेगा, जिसमें हमने वापस आज फिर क्या लिया है, फिनोल को ही लिया है। OH बॉन्ड है हमारे पास में, इस प्रकार से बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है, जो कि हमारा फिनोल होता है। फिनोल की रिएक्शन आज हम करवा रहे हैं NaOH से। NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH की रिएक्शन जब बेंजीन से करवाएंगे, मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर NaOH को समझाने के लिए इस OH को जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिख देता हूं, बॉन्ड लगा करके यहाँ हमारा OH लगा दिया। अब भी आप इसको NaOH ही समझिए, जिसमें मैंने OH को आपको समझाने के लिए जो है NaOH लिखा है। यहां से हम क्या करेंगे, इस H2O को बाहर निकाल देंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये NaOH में से OH आ जाएगा, और फिनोल के H बॉन्ड को हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि ये H और ये OH दोनों मिलकर जो है बाहर निकल जाएंगे, यानी कि H2O को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाहर निकाल रहे हैं, और जो बच रहा है सोडियम वो यहाँ पर आके जुड़ जाएगा। तो अब जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, O के साथ में यहाँ Na हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड कहते हैं। कल मैंने आपको एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बताई थी, उसमें अपन ने सोडियम को हटा रखा था और यहाँ बता रखा था कि फिनोक्साइड आयन होता है। अगर यहाँ पे मैं सोडियम को हटा दूं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। यहां पर सोडियम चूंकि जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड बोलेंगे। अब इस सोडियम फिनोक्साइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। हाई प्रेशर लेना है कि हमें उच्च दाब लेना है, और साथ में 398 केल्विन टेम्परेचर लेना है। तो अब हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम फिनोक्साइड की, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से करवा रहे हैं, हाई प्रेशर और 398 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो अब जो हमें कंपाउंड गेन होगा वो कंपाउंड होगा हमारा, यहाँ पर जो है ONA था, वहां पर OH वापस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा COONA। यहाँ पर जो है ये जो कंपाउंड बन रहा है वो बन रहा है हमारा सोडियम सैलिसिलेट। जैसा कि आप देख सकते हो, ऊपर ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, और सैलिसिलिक एसिड में यहाँ जो H है उस H की जगह पर कौन आ गया, Na आ गया है, तो इसलिए ये क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। अब इस प्राप्त उत्पाद यानी कि जो सोडियम सैलिसिलेट है उसका हम अम्ल की प्रेजेंस में उसकी रिएक्शन करवाएंगे, यानी कि HCl से इसकी रिएक्शन करवाएंगे, जिसको हम अम्लीयकरण या एसिडिफिकेशन भी कहते हैं। जब इसका सोडियम सैलिसिलेट का हम एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये वाला Na और ये वाला Cl दोनों जो है NaCl के रूप में बाहर निकल जाएंगे, और ये H जो है यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, और हमें कौन सा कंपाउंड गेन हो जाएगा, उस कंपाउंड का नाम है, जैसा कि आप भी बता सकते हो, क्या नाम है, सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पर आ जाएगा H, और ये Cl और वो Na जो है दोनों कंपाउंड जो है बाहर निकल जाएंगे, और ये हमें जो है कोल्बे रिएक्शन, जिसको हम कोल्बे श्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके द्वारा जो है हमें क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल जो है प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बार रिवाइज कर देता हूं, कोल्बे रिएक्शन रायमर-टीमान के द्वारा भी हमने सैलिसिलिक एसिड को प्राप्त किया था, परंतु वहां रायमर-टीमान में हमने फिनोल की रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई थी।
यहाँ कोल्बे रिएक्शन, जिसको हम कोल्बे श्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं, उसमें हम फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि प्रबल क्षार होता है, उसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, NaOH का OH और फिनोल का H दोनों बाहर निकल जाएंगे H2O के रूप में, और Na जो है वो यहाँ पर H की जगह आकर रिप्लेस हो जाएगा, क्या बना देगा, सोडियम फिनोक्साइड बना देगा। यह सोडियम फिनोक्साइड जो है हाई प्रेशर और 398 केल्विन टेम्परेचर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। और सोडियम सैलिसिलिक एसिड का जब हम अम्लीयकरण यानी कि एसिडिफिकेशन करेंगे तो वो Na और HCl का Cl, Na और Cl बाहर निकल जाएंगे और ये H जो है COO के साथ में जाके जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो एक और रिएक्शन जिसमें हमने ग्राइमर टिमान के साथ साथ में कोल्बे रिएक्शन ली, जिसमें हमने फिनोल से सैलिसिलिक एसिड को प्राप्त किया है। इसके पश्चात है संघनन अभिक्रिया। संघनन अभिक्रिया में हम एसीटोन की रिएक्शन करवाएंगे फिनोल से। जब एसीटोन फिनोल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखते हैं अपन। हमने एसीटोन को लिया, इस प्रकार से हमारे पास होता है CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये है हमारे पास एसीटोन का फॉर्मूला। एसीटोन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, फिनोल से रिएक्शन करवा रहे हैं। और फिनोल की रिएक्शन जो है उसको अपन इस प्रकार से ले लेते हैं, फिनोल के स्ट्रक्चर को बेंजीन। यहां पर हमें फिनोल के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और एसीटोन का 1 मॉलिक्यूल्स लेना है। इस प्रकार से आपको यहां पर फिनोल बन जाएगा, ये आपका हो गया फिनोल। यहां पर अपन क्या करेंगे, इस फिनोल की रिएक्शन जब हम एसीटोन से करवाएंगे तो एक तो ये बात कि ये रिएक्शन जो है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, इसमें से यानी कि ये एसीटोन और ये फिनोल, इनमें से H2O के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये H2O के मॉलिक्यूल जो कि रेड पेन में अपन शो हो रहे हैं, ये H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। और जब ये रिएक्शन होगी तो ये दोनों के दोनों फिनोल जो है इस कार्बन से, यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये 2 बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड तो इससे जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड इस बेंजीन के कार्बन से जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार की रिएक्शन बनेगी, इसको मैं इससे बनने वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे नीचे लिख देता हूं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और इसमें निकल क्या रहा है, इसमें H2O जो है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ H2O को अपन ने माइनस के द्वारा शो कर दिया है। एसीटोन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं 2 फिनोल के मॉलिक्यूल से, तो अपन को इस रिएक्शन में क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं अपन। यहाँ पर ये CH3 ऐसा का ऐसा लिख लीजिए, बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर फिर है आपका ये CH3 जो कि एसीटोन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर अपन ने ऑक्सीजन को डाल दिया, ये 2 मॉलिक्यूल्स, 2 बॉन्ड इसके बच रहे थे, ये दोनों बॉन्ड से, एक बॉन्ड से अपन ने इस वाले बेंजीन को जोड़ दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, और इस वाले बॉन्ड से भी अपन ने जो है यहाँ पर इस वाले बेंजीन को यहाँ पे जोड़ दिया है। तो ये जो कंपाउंड है ये आपका कहलाएगा बिस फिनोल कहलाएगा, जिसे बिस फिनोल A भी कहते हैं। और यहाँ पर आपके दोनों OH ये इस प्रकार से यहाँ आ गए हैं, ये आपकी बेंजीन रिंग। ये जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, बिस फिनोल A कहलाएगा, जिसको BPA भी कहते हैं, BPA बिस फिनोल A, ठीक है ना, ये कंपाउंड भी कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो आपकी 2 कंपाउंड जो है, 2 यौगिक जो है वो एक साथ हैं, इसलिए हम उसको 20 नाम देते हैं। जैसा कि हमने 9th लेसन में उपसर्ग से जो यौगिकों में पढ़ा था, 2 होंगे तो 20 होंगे, 3 होंगे तो 30 होंगे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ दो ग्रुप एक साथ हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे, 20। इसका नाम क्या हो जाएगा, बिस फिनोल A। और अगर हम इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो इसका IUPAC नेम जो है 2,2-20, देख सकते हो आप, एक पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पर इधर भी बेंजीन रिंग जुड़ रही है, दूसरे कार्बन पर इधर भी बेंजीन रिंग जुड़ रही है। तो IUPAC नेमिंग में यहाँ क्या करेंगे, 2 को हम 2 बार लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 20, 2,2-20। 20 किसके लिए है, इन दोनों समूहों के लिए है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,2-20। और साथ में ले देंगे पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी 4 हाइड्रोक्सी, यहाँ आ जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। और साथ में जो रिंग जुड़ी हुई वो किसकी है, वो है फेनिल की रिंग है। किसकी है, फेनिल यानी कि बेंजीन रिंग है ना वो। तो यहां पर आ जाएगा 2,2-20, यानी कि दूसरे कार्बन पर जुड़े हुए दो समूह जुड़े हुए, जिसको अपन ने 20 कह दिया। अब वो समूह है कौन से, वो समूह है, आप देख सकते हो, ये वाला है पहला कार्बन, ये है दूसरा कार्बन, ये है तीसरा कार्बन और ये है चौथा कार्बन। वो समूह है चौथे कार्बन पर हाइड्रोक्सी, यानी कि लिख दिया अपन ने 4 हाइड्रोक्सी, और है कौन सी रिंग, फेनिल रिंग है। तो 2,2-20 4 हाइड्रोक्सी। अब हमारा जो मेन कार्बनिक समूह वो कौन सा है, मेथ एथ प्रोपेन। तो यहाँ क्या आ जाएगा,
प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो इसका कंप्लीट आईयूपीएसी नेम जो है वो क्या हो जाएगा, 2,2-bis 4-हाइड्रोक्सी फेनिल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। लिख सकते हो आप इसको। तो संघनन अभिक्रिया में हमने क्या किया है, एसीटोन की रिएक्शन हमने 2 फेनिल के मॉलिक्यूल से करवाई है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या हो रहा है, H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं और क्या बन रहा है, बिसफिनोल ए बन रहा है। क्या बन रहा है, बिसफिनोल ए, जिसको हम शॉर्ट नेम में क्या लिख सकते हैं, BPAB लिख सकते हैं। तो ये बिसफिनोल ए समूह जो आपका यहाँ पे बन जाएगा, जिसको BPAB कहते हैं। इसके आईयूपीएसी नेम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नेम 2,2-bis आता है समूहों के लिए। ये 2 समूह, एक जो है वो आपके bis कहला रहे हैं। और अब ये समूह है कौन, तो अपने देखा है 1, 2, 3, 4 चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर अच्छा दोनों ही कंडीशन में देख लो आप, दोनों में 1, 2, 3, 4 चौथे कार्बन पर हाइड्रोक्सी है, इसलिए अपन इसको 4-हाइड्रोक्सी। और ग्रुप जो है वो कौन है, फेनिल है, इसलिए फेनिल बोला है। और मेथ एथ प्रोपेन है। तो इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नेम जो हमने गेन किया है BPA का। इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, फिनोल की रिएक्शन हमें करवानी है थैलिक एनहाइड्राइड से। तो यहां भी रिएक्शन में देखते हैं, फिनोल हम ऐसा का ऐसा ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं। और यहां पर हम इस एसीटोन को हटा देते हैं। हमें अब एसीटोन नहीं चाहिए है, हमें अब चाहिए क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड चाहिए है। एनहाइड्राइड समूह क्या होते हैं, एनहाइड्राइड समूह होता है कार्बन के साथ में इस प्रकार से डबल बॉन्ड O और यहाँ डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं हम अम्ल एनहाइड्राइड, यानी कि ये हमारा है एनहाइड्राइड समूह। और जब इसको हम बेंजीन रिंग के साथ में जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। तो थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हमें करवानी है किससे, फिनोल से। तो अब इसको मैं जोड़ देता हूं किसके साथ में, बेंजीन रिंग के साथ में। तो बेंजीन रिंग के साथ ये आपकी हो गई है बेंजीन रिंग। इस प्रकार से हमने बेंजीन रिंग के साथ में जो है इसको जोड़ दिया है, किसको, एनहाइड्राइड समूह को जोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से जब मैं इसको कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी है कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, और इसको अपन ने इस प्रकार से जोड़ दिया। देख सकते हैं आप इस समूह को मैंने ऐसा का ऐसा यहाँ रख दिया है। ये कौन है, अम्ल एनहाइड्राइड है, जिसको एनहाइड्राइड भी कहते हैं अपन। जब ये बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा तो वो बना देगा क्या, थैलिक एनहाइड्राइड बना देगा। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं किससे, फिनोल से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही होगा जो अपन ने पिछली रिएक्शन में किया है, H2O को हमें बाहर निकालना है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसको H2O को जो है इस प्रकार से बाहर निकाल देंगे। जब ये H2O जब बाहर निकलेगा तो अब क्या बनेगा, अब जो कंपाउंड बनने वाला है वो कंपाउंड है हमारा क्या, फिनोल्फथैलीन। तो यहाँ रिएक्शन होगी, H2O को निकाल दो, ये जो डबल बॉन्ड है इससे एक बॉन्ड से यहां जोड़ दो और एक बॉन्ड को यहां जोड़ दो। तो इस प्रकार से हमारे पास ये बेंजीन रिंग आ गई है। ये बेंजीन रिंग ऐसी कैसी ये वाली, और इसके साथ में ये वाला है कार्बन, डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है, ये आपका ऑक्सीजन है। ये फिर इधर एक कार्बन आ रहा है, इसको भी अपन ने जोड़ दिया। ये जो डबल बॉन्ड थे उन डबल बॉन्ड से अपन ने क्या जोड़ दिया, एक तो वो आपकी बेंजीन रिंग दिख रही है आपको फिनोल वाली, तो यहाँ पर अपन ने उस फिनोल को भी ले लिया है। ये ऐसा का ऐसा OH बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड से भी अपन ने इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग को जोड़ दिया है। देख सकते हैं अपन यहां पर ये आपका OH आ गया, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इसका ये फिनोल का आ गया। इसी प्रकार से ये, इसमें आप रिंग भी लगा कर देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉन्ड ना लगा करके आप रिंग भी लगा सकते हो जो कि अनुनाद को शो करती है। तो ये जो आपका कंपाउंड बन रहा है वो कौन है, आपका फिनोल्फथैलीन है। कौन है ये, फिनोल्फथैलीन। किससे प्राप्त किया अपन ने इसको प्राप्त किया है थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन फिनोल से करवाकर। तो जब थैलिक एनहाइड्राइड फिनोल से रिएक्शन करेगा तो यहां पर भी क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकलेंगे और क्या बना देंगे, फिनोल्फथैलीन बना देंगे। चूंकि रिएक्शन जो है फिनोल्फथैलीन बनने की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें रिएक्टेंट भी जो है हमारे पास एक यूनिक है, यानी कि नया है, जो कि हमारा कौन है, थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड रिएक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछली वाली रिएक्शन में भी हम H2O को निकाल रहे थे और यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, H2O को ही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन में कुछ भी खास नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, एनहाइड्राइड समूह, यानी कि अम्ल एनहाइड्राइड को हम बेंजीन रिंग से जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड दो फिनोल से रिएक्शन करेगा, H2O को बाहर निकाल देगा, और ये जो कंपाउंड बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फिनोल्फथैलीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ईथर कंपाउंड। ईथर को शुरू करते हैं अपन। ये हमारे पास फिनोल के कंपाउंड हो चुके हैं, ईथर समूह को शुरू करेंगे। और ईथर जो होता है उसे हम R बॉन्ड O
बॉन्ड आर डैश बी कहते हैं। मतलब कि ये दोनों आर जो है हमारे एल्किल समूह को शो कर रहे हैं। अगर ये आर एक जैसे हैं तो अगर ये आर इस रूप में आर बॉन्ड आर है यानी कि दोनों समान है तो वो क्या कहलाएंगे, सरल ईथर कहलाएंगे, सरल ईथर, ठीक है, सिंपल ईथर भी कहते हैं इनको। और अगर ये आर और ये आर दोनों अलग अलग हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ईथर यानी कि मिश्रित ईथर कहते हैं। अब ये आर जो है जैसा कि आपको बताया कि ये आर जो है एल्किल समूह होते हैं। एक और चीज बता रहा हूं कि ईथर जो होते हैं वो क्या है, H2O यानी कि वाटर की डिराइव्ड फॉर्म होती है। वाटर को हम कैसे लिखते हैं, H बॉन्ड O बॉन्ड H ऐसे लिखते हैं। हमने क्या करा, H2O को डिराइव कर दिया, H2O से हमने क्या करा, इसको डिराइव किया, किसको, ईथर को। दोनों हाइड्रोजन को अपन ने हटा दिया और यहां लगा दिया क्या, R बॉन्ड O बॉन्ड R, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, हमारा ईथर बन गया। तो इसको हम H2O यानी कि वाटर की डिराइव्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि ईथर की जो है नोमेनक्लेचर यानी कि ईथर की जो है नामकरण कैसे होते हैं। तो ईथर के नामकरण जो है दो पद्धति में है। एक तो है हमारे पास रूढ़ पद्धति और दूसरी है हमारे पास IUPAC पद्धति। हम रूढ़ पद्धति में देखते हैं तो रूढ़ पद्धति में क्या होगा, रूढ़ पद्धति में हमें सिर्फ इसके नाम के अंत में ईथर लगाना है। और अगर IUPAC पद्धति है तो हमें IUPAC पद्धति में उसको एल्कोक्सी एल्केन कहना है, एल्कोक्सी एल्केन। ये हो जाएगा आपके किसमें, IUPAC पद्धति में हो जाएगा। तो IUPAC पद्धति में हमें क्या करना है, एल्कोक्सी एल्केन बोलना है और रूढ़ पद्धति में हमें क्या करना है, ईथर बोलना है। और ईथर से पहले जो भी चीज आ रही है यानी कि ये जो आर जो समूह है, एल्किल समूह जो है, उनको हमें अल्फाबेट क्रम में जो है रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं कैसे, एग्जांपल लेके देखते हैं। हम उन आर की जगह पर जैसे फर्स्ट में हमारे पास में CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3 ये आ रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में दो मेथिल आ रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर दोनों ग्रुप जो है सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल ईथर यानी कि सरल ईथर बोलते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा डाईमेथिल। दो CH3 है ना, तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। तो एक कार्बन से बना मेथिल तो CH3 को मेथिल बोलते हैं। तो डाईमेथिल, दो मेथिल, इससे डाईमेथिल ईथर बोल देंगे। तो ये तो नाम हो गया हमारा किसमें, रूढ़ पद्धति में हो गया। जैसा कि यहाँ बता रखा है कि हमें सिर्फ इनको ईथर बोलना है और ईथर से पहले हमें क्या लगाना है, जो भी हमारे मेथिल या एथिल या प्रोपिल जो भी जुड़ रहे हैं उनको लगाना है, ठीक है। तो वो अपन ने लगा दिया इस प्रकार से। एक समूह और चेंज कर देता हूं यहाँ पे। यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में, हमने क्या करा, यहाँ पर C2H5 को ले लिया बॉन्ड O और वहां पर हमने CH3 को रख दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों आर है वो क्या है, हमारे पास चेंज है, अलग अलग है। तो यहाँ पर मेथिल के रूप में है, यहाँ पर एथिल के रूप में। तो इस प्रकार का जो ईथर है वो मिश्रित ईथर यानी कि मिक्स्ड ईथर कहलाता है। अब रही बात इसकी रूढ़ पद्धति के नाम की, तो वो नाम क्या हो जाएगा, अब हम इसको अल्फाबेट, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ बताया था कि यहाँ हमें अल्फाबेट क्रम में जो है जो भी एल्किल समूह जुड़ रहा है उसको रखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये तो है हमारा कौन, मेथिल, ये तो आ रहा है कौन, मेथिल समूह आ रहा है। और यहाँ पर ये जो है वो कौन है, एथिल, इसको हम एथिल बोलेंगे। तो एथिल जो है वो यहाँ पर है और वो मेथिल जो है वो वहां पर है। तो अब देख सकते हैं कि भी ए जो है वो क्या होता है, पहले आता है, ई जो है पहले आता है। तो इसकी नेमिंग में क्या हो जाएगा, एथिल जो है वो पहले आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल मेथिल, ये इसका नाम हो जाएगा एथिल मेथिल और ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। अब अगर हम इसको और भी समूह अगर चेंज करना चाहें, जैसे कि मैं भी आपको यहाँ पर C6H5 ले लेता हूं बॉन्ड O और यहाँ पर भी C6H5 ले लेता हूं। C6H5 को हम बोलते हैं फेनिल, तो ये बन जाएगा डाइफेनिल ईथर। तो ये डाइफेनिल ईथर का एक समूह बन गया। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे किसके लिए, रूढ़ पद्धति की नेमिंग हो गई है। और भी समूह यहाँ पर ले सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक को बता देता हूं, यहाँ पर अपन ने C2H5 को ले लिया है, बॉन्ड O हो गया है। यहाँ पर हमने C3H7 को ले लिया है। यहाँ पर इसको मैं और अच्छे से समझाना चाहूं तो यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 इसको लिख देंगे, बॉन्ड O, यहाँ हो रहा है C3H7 जो कि हमारा प्रोपिल है, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। देख सकते हो आप, मेथ एथ प्रोप यानी कि प्रोपिल और ये मेथ एथ यानी कि एथिल। तो यहाँ पर भी देखो उसको अल्फाबेट क्रम में अगर आप जमाओगे तो यहाँ हो जाएगा एथिल और वहां हो जाएगा प्रोपिल। तो एथिल प्रोपिल ईथर क्या नेमिंग हो जाएगी इसकी, एथिल, ए पहले आता है एथिल और
प्रोपिल और क्या हो जाएगा ईथर, एथिल, प्रोपिल और ईथर, ये इसकी जो है सामान्य जो है कॉमन नेमिंग हो जाएगी। एक और चीज जो है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो भी बता देता हूं। यहाँ पे एक चीज और बच रही है, वो आ रही है क्या, C6H5 बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख लो, मैंने फेनिल समूह यानी कि एक तो लिया है मैंने एरिन समूह और एक लिया है मैंने एल्किल समूह, यानी कि एक तो बन रहा है फेनिल और एक बन रहा है आपके पास में क्या, मेथिल। तो यहाँ पर जो है इसकी नेमिंग जो है वो क्या हो जाएगी, मेथिल जो है, मेथिल जो है समूह पहले आ जाएगा आपका मेथिल और फेनिल, मेथिल, फेनिल और ईथर, ये इसका नेम हो जाएगा। इसको हम एनीसोल भी कहते हैं, इसको हम एनीसोल भी कहते हैं। ये इस प्रकार से जो है इनकी कॉमन नेमिंग यानी कि रूढ़ पद्धति के अनुसार इनकी नेमिंग हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसमें रूढ़ पद्धति तो अपन ने देख ली, अब हम इसमें आईयूपीएसी नेमिंग को देखते हैं। तो एग्जांपल आपके सामने पड़े हुए हैं, उन्हीं में हम आईयूपीएसी नेमिंग को देख लेते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग में हमें क्या लगाना होता है, एल्कोक्सी एल्केन लगाना होता है। अब यहां कंफ्यूजन ये होता है कि एल्कोक्सी किसको कहेंगे और एल्केन किसको कहेंगे। तो मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे एल्कोक्सी उसको कहना है जहां पर कार्बन संख्या कम है, कार्बन की संख्या जो है वो क्या है, कम। जहां कार्बन की संख्या कम होगी वहां उसको हम क्या कहेंगे, एल्कोक्सी कहेंगे। और जहां कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसको हम क्या कहेंगे, यानी कि यहां तो आएंगे ज्यादा कार्बन, यहां आपको ज्यादा कार्बन रखने हैं, कहां पर, जहां आपको एल्केन लिखना है वहां ज्यादा कार्बन होने चाहिए, और जहां आपको एल्कोक्सी लेना है वहां कार्बन की संख्या कम होनी चाहिए। तो कैसे, ये आपने रूढ़ पद्धति वाली नेमिंग तो देख ली, मैं यहां पर हटा रहा हूं इनको और इसकी जगह पर हम आईयूपीएसी नेमिंग को लिख रहा हूं। तो यहां पर इसको हटा दिया है और अब हम देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको नोट करना हो तो वीडियो को आप पीछे ले जाकर भी आप इनके नेमिंग को नोट कर सकते हैं। अब आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग को देखते हो तो यहाँ पर तो आप देख सकते हो दोनों ही जगह पर क्या है, कार्बन की संख्या सेम आ रही है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप किसी को भी कह सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, मेथोक्सी, जैसा कि एल्कोक्सी बोल रहे हैं ना, वैसा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कोक्सी से हिसाब से क्या हो जाएगा, मेथोक्सी और मेथेन। यहाँ तो ये इसका ऐसा का ऐसा नाम हो जाएगा, मेथोक्सी मेथेन, ठीक है ना। दूसरे में हम देखते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिख जाएगा एकदम वेरिएशन यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर एक कार्बन यहाँ है, दो कार्बन यहाँ है। तो एल्कोक्सी किसको कहना है, जहां पर कार्बन की संख्या कम होगी। तो ये जो है बन जाएगा आपका एल्कोक्सी के रूप में, ये बन जाएगा एल्केन के रूप में। तो नाम क्या हो जाएगा, ये है मेथ, तो इसको बोलेंगे हम मेथोक्सी। यहाँ क्या हो जाएगा, मेथोक्सी, यहाँ पर मेथोक्सी हो गया, और ये क्या हो गया आपका एल्केन यानी कि एथेन। तो मेथोक्सी एथेन ये इसका नाम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपका फिनोक्सी है और फेनिल है, बेंजीन इनके साथ में जुड़ा हुआ है। इसकी नेमिंग फिनोक्सी और बेंजीन, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हो, तो कार्बन की संख्या यहाँ कम है, जो कि हमारा कौन है, एथेन यानी कि एथोक्सी, और मेथ एड प्रोप, तो एथोक्सी प्रोपेन, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। इस प्रकार से हम इनकी रूट पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति में इनकी नेमिंग कर सकते हैं। और भी एग्जांपल आपकी बुक्स में दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं।